हाय गाइस, आई एम सरोज कुमार शर्मा। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। गाइस, आज हम लोग क्लास 11th एनसीईआरटी फिजिक्स के तीसरे चैप्टर का शॉर्ट क्वेश्चन और आंसर पढ़ेंगे। इस चैप्टर का नाम है सरल रेखा में गति। इस वीडियो में मैंने जितना भी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर बताया है, ये सारे प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। आप इन सारे प्रश्नों को अच्छा से देखिए और अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। चलिए हम लोग आज का क्लास शुरू करते हैं। गाइस, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि वो लोग भी अच्छा से पढ़ सकें। चलिए तो हम लोग चैप्टर शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, विस्थापन से क्या तात्पर्य है। यानी आपको बताना है कि विस्थापन क्या है, विस्थापन का परिभाषा बताना है। तो पहले एक सिंपल से बात जान लीजिए कि यदि कोई पिंड है या कोई वस्तु है, इसे मान लेते हैं कोई रोड है, ठीक है, और यहाँ कोई पिंड ए है और यह ए से चलकर बी तक जाता है, तो ए और बी के बीच का जो न्यूनतम दूरी होगा उस न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहा जाएगा। फिर से मैंने क्या बताया कि अगर ये रास्ता टेढ़ा मेढ़ा भी हो सकता है, टेढ़ा मेढ़ा भी रास्ता हो सकता है। यहाँ ए और यहाँ क्या है, मानते हैं बी है, तो ये टेढ़े में रास्ते जो होगी, इस रास्ते की जो लंबाई होगी उसे दूरी कहा जाएगा। लेकिन ए और बी के बीच का जो सीधी यानी न्यूनतम दूरी होगा उसे कहा जाएगा विस्थापन। यानी कहा जाता है कि किसी पिंड के अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति के बीच के न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहा जाता है। यह एक सदिश राशि है, इसका मात्रक मीटर होता है। तो देखिए मैंने लिखा है, किसी गतिशील वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। यह एक सदिश राशि है, ठीक है। इसे एक से भी सूचित कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रश्न 2, दूरी तथा विस्थापन में कौन सदिश राशि है। दूरी और विस्थापन में कौन सदिश राशि। तो अब याद रहे, विस्थापन एक सदिश राशि है जबकि दूरी एक अदिश राशि है, ठीक है। दूरी के रास्ते की लंबाई जो होगी टेढ़ी मेढ़ी भी है, इसकी कोई दिशा फिक्स नहीं होती, लेकिन विस्थापन का दिशा फिक्स है कि प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति के बीच का न्यूनतम दूरी और एक निश्चित दिशा के अनुसार है, ठीक है। और तब विस्थापन सदिश है जबकि दूरी एक अदिश राशि है, ठीक है। क्वेश्चन 3 है, वेग समय ग्राफ तथा समय अक्ष के बीच का क्षेत्रफल क्या प्रदर्शित करता है। वेग समय ग्राफ तथा समय अक्ष के बीच का क्षेत्रफल क्या प्रदर्शित करता है। तो याद करें, यहाँ वेग समय ग्राफ दिया है और समय अक्ष। तो वेग समय ग्राफ और समय अक्ष के बीच का जो क्षेत्रफल होता है वह विस्थापन प्रदर्शित करता है, वह विस्थापन प्रदर्शित करता है। अगला है क्वेश्चन, क्या किसी वस्तु का वेग नियत तथा चाल परिवर्ती हो सकता है। वेग नियत है लेकिन चाल परिवर्तित हो, तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। अतः यह ऐसा नहीं हो, क्योंकि चाल जब बदलेगा तो वेग नियत हो जाए, ऐसा कैसे होगा। चाल बदलेगा तो वेग भी बदलेगा निश्चित रूप से, ठीक है। अगला है, स्थिति समय ग्राफ का ढाल क्या प्रदर्शित करता है। स्थिति समय ग्राफ का ढाल क्या प्रदर्शित करता है। तो याद रहे, स्थिति समय ग्राफ का जो ढाल होता है वो हमेशा वेग को प्रदर्शित करता है। देखिए, क्योंकि स्थिति समय ग्राफ वगैरह से खींचते हैं तो यह क्या होगा, स्थिति यानी विस्थापन हो गया ये, और एक क्या होता है, समय होता है। तो विस्थापन वाला समय क्या आएगा, आपका वेग आएगा, ठीक है। तो इसी समय ग्राफ का ढाल हमेशा वेग को प्रदर्शित करता है, इसको आप याद कर जाएंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला है, एक वस्तु ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकी जाती है तथा वह h ऊंचाई तक जाकर प्रेक्षण बिंदु पर लौट आता है। वस्तु द्वारा तय की गई दूरी और विस्थापन का मान बताइए। तो देखिए, ऊपर की ओर एक वस्तु को फेंकी गई, ठीक है, यहाँ ऊंचाई क्या है, h है, यहाँ गया तो ऊपर की ओर गया और फिर रिटर्निंग आया, तो जितना दूरी ऊपर की तरफ तय किया उतना ही आने में तय किया, तो दूरी क्या हो जाएगा, 2h हो जाएगा। लेकिन ये ऊपर गया फिर आ गया, जहाँ से गया था वहीं पे आ गया, तो इसका अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति सेम है और तब विस्थापन क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। विस्थापन हो जाएगा शून्य, यानी दूरी हो जाएगा 2h और विस्थापन हो जाएगा शून्य। यानी विस्थापन में अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति के बीच का न्यूनतम दूरी निकालते हैं। तो यहाँ देखते हैं, जहाँ से फेंका गया वहीं रिटर्न आ गया तो विस्थापन 0, लेकिन आने जाने में लगा टोटल डिस्टेंस 2h, ठीक है। अगला, एक मीनार की चोटी से एक गेंद किसी निश्चित वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर तथा दूसरी गेंद उसी वेग से ठीक नीचे की ओर प्रेक्षित की जाती है। कौन सी गेंद को पृथ्वी से टकराने पर वेग अधिक होगा।
देखिए यहाँ एक गेंद ऊपर की ओर फेंक रहा है, एक नीचे की ओर फेंक रहा है, ठीक है। लेकिन आप याद रहे दोनों समान वेग से टकराएगी, क्योंकि दोनों का त्वरण क्या होगा, सेम है। दोनों का त्वरण क्या है, सेम है। अगर त्वरण सेम है, त्वरण क्या होता है, ऊपर से गिरती हुई प्रत्येक वस्तु में का त्वरण क्या, गुरुत्वीय त्वरण जी उसको कार्य करता है। तो यहाँ दोनों पर जी कार्य करेगा, त्वरण सेम है और तो वो समान वेग से टकराएगी, ठीक है, पृथ्वी से। अगला है, एक कण प्रारंभ में 3 मीटर पूर्व फिर 3 मीटर उत्तर की दिशा में चलकर अपनी यात्रा पूर्ण करता है। गणना कीजिए कण द्वारा चली गई दूरी, कण द्वारा विस्थापन। तो ऐसे हम क्या करेंगे, दिशा आरेख बना लेंगे। ये क्या हो गया, ऊपर नॉर्थ हो गया, नीचे साउथ, ये क्या हो गया ईस्ट, और ये क्या हो गया वेस्ट, ठीक है। तो कहता है प्रारंभ 3 मीटर पूर्व की ओर जाता है, 3 मीटर ईस्ट गया और 4 मीटर उत्तर की ऊपर की गया, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक गया। तो ये 3 और ये क्या है 4, तो दूरी तो हो जाएगा 4 3 7 हो जाएगा, और विस्थापन यह जो आएगा विस्थापन होगा। जैसे देखिए यहाँ मैंने फिगर बना दिया है। तो देखिए यह ए से बी तक गया 3 मीटर, अब बी से सी तक आया 4 मीटर। तो दूरी क्या हो गया, ए बी प्लस बी सी, ए बी या प्लस बी सी जोड़ दूरी, 3 + 4 क्या हो गया 7 हो गया दूरी। और विस्थापन क्या होगा, ए सी जो होगा विस्थापन होगा। कौन का प्रारंभिक बिंदु ए है और तो कुल विस्थापन ए सी हो गया। ए सी बराबर क्या होगा, √ ए बी स्क्वायर जोड़ बी सी स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यानी 9 + 16 क्या हो जाएगा 25, 25 का वर्ग में कितना आ गया 5, यानी विस्थापन हो जाएगा 5 मीटर, जबकि दूरी हो जाएगा 7 मीटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र क्या है। अजड़त्वीय निर्देश तंत्र क्या है, ठीक है। देखिए कहा जाएगा वे निर्देश तंत्र जिसमें न्यूटन की गति विषयक नियमों का पालन नहीं होता है अजड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाता है, और जो तंत्र न्यूटन की गति विषयक नियमों का पालन करता है उसे जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहा जाएगा, और जो पालन नहीं करेगा उसे अजड़त्वीय कहा जाएगा। आप न्यूटन के जड़त्व का नियम भी पढ़े होंगे, ठीक है, जिसे न्यूटन की गति का प्रथम भी नियम कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक कार किसी दूरी के आधे भाग को 40 किलोमीटर प्रति घंटा तथा शेष बचे हुए भाग को 60 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से तय करता है। कार का औसत चाल ज्ञात करें। तो औसत चाल ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों स्थिति में पहले टाइम निकालेंगे, समय निकाल लेते हैं और समय निकाल कर औसत चाल निकालेंगे। तो देखिए हम बनाते हैं, माना कि दूरी कुल दूरी x है तथा आधा आधा दूरी के समय t1 और t2 है, क्योंकि आधा दूरी 40 के स्पीड जाता है और शेष आधा दूरी 60 के स्पीड से जाता है। तो हम टोटल दूरी x मान लिए और आधा दूरी का समय t1 और शेष आधा दूरी का समय t2 मान लिए। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो दूरी क्या है, आधा दूरी ही। प्रथम स्थिति में हम समय निकाल लेंगे, t1 बराबर दूरी बटा चाल करेंगे, दूरी क्या होगा x/2, क्योंकि आधा दूरी का होता है तो x/2 हो जाएगा, और चाल क्या है 40, प्रथम चाल 40 है, 2 नीचे आएगा तो x बटा क्या हो जाएगा 80, यानी प्रथम जो समय है x/80 घंटा हो गया। दूसरी स्थिति में दूरी आधा ही है x/2, लेकिन चाल दिया है 60, तो 60 दूनी 120, यानी दूसरी स्थिति में समय हो गया x/120। आपको निकालना औसत चाल। तो औसत चाल पर फॉर्मूला होता है कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी बटा कुल समय। तो कुल दूरी क्या माने हैं, x माने हैं, कुल समय क्या हो जाएगा x/80 या प्लस x/120। देखिए दोनों का एलसीएम ले लीजिए और इसको हल कीजिए, x और ये कट जाएगा तो कितना आएगा 48 मरतबे कट रहा है, तो 48 किलोमीटर प्रति घंटा औसत चाल हो जाएगा। 48 किलोमीटर प्रति घंटा औसत चाल। आप इसको केवल याद कर लें, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ऊर्ध्वाधर दिशा में दागी गई एक गोली पुनः उसी बिंदु पर आ गिरती है, यानी ऊपर की तरफ दागी गई गोली पुनः उसी दिशा में आ गिरती है, उसके द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी, दूरी कितनी होगी, तो दुगनी हो जाएगी। आंसर हो जाएगा, गोली पहले ऊपर की ओर जाकर फिर वापस नीचे की ओर उसी बिंदु पर आकर गिरती है जिस बिंदु से गोली छोड़ी गई थी, अतः गोली द्वारा चली गई दूरी उसके द्वारा तय की गई ऊंचाई की दुगुनी होगी, क्योंकि जहाँ से छोड़ा गया वहीं आकर गिरा, यानी जितना दूरी ऊपर की ओर गया होगा उतना ही दूरी नीचे की ओर आया होगा, अतः ऊंचाई का दुगुना उसका कुल दूरी हो जाएगा 2h, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, तात्क्षणिक वेग क्या है, तात्क्षणिक वेग क्या है। तो देखिए आंसर हो जाएगा, किसी क्षण विशेष पर गतिशील पिंड का जो वेग, यह वेग है, जो वेग होता है उसे तात्क्षणिक वेग कहा जाता है, इसे dt द्वारा प्रदर्शित किया जाता है।
फिर से कहेंगे किसी क्षण विशेष पर गतिशील पिंड का जो वेग होता है उसे तात्क्षणिक वेग कहा जाता है। इसे dt द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विस्थापन समय ग्राफ समय अक्ष के समानांतर सरल रेखा है, वेग तथा त्वरण का मान क्या होगा। देखिए विस्थापन समय ग्राफ जो है समय अक्ष के समानांतर है। इसका अर्थ है कि यह जैसे हम ऐसे विस्थापन समय ग्राफ पर बनाएंगे, ऊपर विस्थापन बना दिए और नीचे समय लिख दीजिए, नीचे क्या किया समय, इसके समानांतर है, इसके क्या है समानांतर। इसका अर्थ है विस्थापन ना तो उसमें कोई विस्थापन हो रहा है और ना ही कोई उसमें वेग है, कोई कुछ भी नहीं है, यानी नियत है, केवल समय बढ़ रहा है। इसका मतलब ये रुका हुआ है और तब वेग क्या होगा, शून्य होगा। अगर वेग शून्य है तो त्वरण भी शून्य होगा, यानी दोनों शून्य हो जाए, वेग तथा त्वरण दोनों क्या होंगे, शून्य होंगे जब समय अक्ष के समानांतर होगा तब। ठीक है, अगला वेग समय ग्राफ का ढाल क्या प्रदर्शित करता है। तो वेग समय ग्राफ का ढाल माने वेग बटा समय हो जाएगा, तो वेग बटा समय क्या हो जाता है, त्वरण हो जाता है। ठीक है, त्वरण हो जाएगा आंसर, यानी वेग समय ग्राफ का ढाल त्वरण प्रदर्शित करता है। आप एक फिगर बनाकर भी इसे देख सकते हैं, यह वेग हो गया, ठीक है, वाई एक्स और एक्स अक्ष, ये समय हो गया। तो ढाल यानी यही ना होगा, ढाल यानी टेन थीटा, टेन थीटा इक्वल टू क्या, लंब बटा आधार, यानी वेग बटा समय, वेग बटा समय क्या आएगा, त्वरण आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ये त्वरण का एसआई मात्रक मीटर में 2 है, मीटर में 2 है, तो मंदन का एसआई मात्रक क्या होगा। तो यहाँ मीटर में एसआई पद्धति में पूछना चाहता है, 2 चाहे 3 कुछ भी, दूसरे मतलब यह मात्रक पूछ रहा है। तो मंदन अर्थात त्वरण, त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, तो आंसर होगा आपका मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अगला ऋणात्मक त्वरण से क्या तात्पर्य है। ऋणात्मक मतलब क्या है, यदि कोई पिंड पहले काफ़ी स्पीड में गया, इसका धीरे धीरे उसकी गति क्या हो, कम होने लगी, इसका अर्थ त्वरण नेगेटिव हो गया, तो वेग घटने की समय दर ऋणात्मक त्वरण कहलाता है। यदि वेग घटने लगा तो उसे कहा जाएगा ऋणात्मक त्वरण उसमें उत्पन्न हो रहा है, इसी को मंदन कहा जाता है, इसी को कहा जाएगा मंदन, ऋणात्मक त्वरण को ही मंदन कहा जाता है। ठीक है, अगला है बताइए पृथ्वी पर वर्षा की बूंदें एक समान वेग से गिरती है या एक समान त्वरण से। यानी जो पृथ्वी पर वर्षा की बूंदें गिरती है वह एक समान वेग से गिरती है या एक समान त्वरण से गिरती है, आपको ये बताना है। तो याद रहे पृथ्वी पर जितनी वर्षा की बूंदें गिरती है वे सब के सब एक समान त्वरण से गिरती है। आपका आंसर होगा एक समान त्वरण, एक समान वेग नहीं। ठीक है, अगला है वेग परिवर्तन की समय दर को क्या कहते हैं। वेग परिवर्तन की समय दर को, यानी वेग बटा समय क्या कहलाता है, तो त्वरण कहलाता है। वेग बटा समय अभी बताए थे, तो वेग परिवर्तन दर को त्वरण कहा जाता है। और वहीं विस्थापन परिवर्तन दर होगा तो क्या होगा, वेग हो जाएगा। ठीक है, अगला दिया त्वरण समय ग्राफ तथा समय अक्ष के बीच का क्षेत्रफल क्या प्रदर्शित करता है। त्वरण समय ग्राफ तथा समय अक्ष के बीच का क्षेत्रफल क्या बताता है, तो कहा जाएगा यह वेग परिवर्तन को बताता है। त्वरण समय ग्राफ तथा समय अक्ष के बीच का क्षेत्रफल वेग परिवर्तन को बताता है। ठीक है, अगला एक बच्चा एक समान वेग से चलती हुई ट्रेन जो सीधी पटरी पर गतिमान है में बैठा है, वह एक गेंद हवा में उछालता है, थोड़े समय बाद गेंद कहाँ गिरेगा। यानी कहने का अर्थ है एक ट्रेन में एक बच्चा बैठा है, जैसे यहाँ कोई बच्चा मानते हैं बैठा है, मानते कोई बच्चा यहाँ बैठा हुआ है और ये गेंद को क्या करता है, उछालता है। ये गेंद को क्या किया, उछाला, गेंद को ऊपर की ओर फेंका और ट्रेन चल रहा है, ट्रेन क्या है, चल रहा है। और जब ये ऊपर की ओर उछाला तो पूछ रहा है क्या गेंद उसके हाथ में गिरेगा या नहीं गिरेगा। तो याद है जब ट्रेन चल रहा है तो ट्रेन के साथ बच्चा भी क्या है, गति की अवस्था में है। ठीक है, गति की अवस्था में, और उसके साथ साथ बॉल भी गति की अवस्था में है। जब ऊपर की ओर फेंकेगा तो बॉल पर क्या होगा, एक क्षैतिज दिशा में भी बॉल कार्य करेगा ट्रेन के कारण, जिससे क्या होगा, वो भी आगे की ओर गतिमान होगा और उसके हाथ में ही बॉल आकर के गिरेगा। यानी ट्रेन में बैठ करके यदि बॉल फेंकेंगे तो आपके हाथ में ही आएगा, इधर उधर जाने वाला नहीं है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 21। एक मीनार की चोटी से एक गेंद क्षैतिज दिशा में किसी निश्चित वेग से फेंकी जाती है, उसी क्षण दूसरी गेंद वहीं से ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर मुक्त रूप से गिरने के लिए छोड़ी जाती है। कौन सी गेंद पृथ्वी पर पहले लौटेगी, आपको बताना है कौन सी गेंद धरती पर पहले आएगी। पहले क्वेश्चन आप अच्छा से समझ लेंगे तब आंसर देखेंगे। कहता है कि मीनार की चोटी से गेंद क्षैतिज दिशा में किसी निश्चित वेग से फेंकी जाती है, उसी क्षण दूसरी गेंद वहीं से ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर मुक्त रूप से गिरने के लिए छोड़ी जाती है। कौन सी गेंद पृथ्वी पर पहले टकराएगी, तो आंसर होगा दोनों गेंद साथ साथ टकराएगी, क्योंकि ऊर्ध्वाधर दिशा में दोनों गेंदों के प्रारंभिक वेग शून्य है तथा दोनों पर त्वरण जी कार्य करता है।
यानी गुरुत्वाकर्षण त्वरण जी कार्य करता है और तो दोनों साथ साथ टकराएंगे, साथ साथ टकराएंगे, कोई पहले और बाद में नहीं आएगा बल्कि साथ साथ टकराएगा। ठीक है। अगला, एक समान त्वरित गति करने वाले एक पिंड द्वारा 7वें तथा 9वें सेकंड में तय की गई दूरियां क्रमशः 20 मीटर तथा 24 मीटर है, तो वह पिंड 15वें सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी? यहाँ 7वें मीटर में तय की गई दूरी 20 है और 9वें मिनट में तय की दूरी 24 मीटर है। तो आपको बताना है कि 15वें सेकंड में कितनी दूरी तय कर ली जाएगी। तो देखिए यहाँ 7 सेकंड और 9 सेकंड दो टाइमिंग दिया गया है, दो दूरियां दी गई है। तो एक फॉर्मूला लागू कीजिए, 7वें सेकंड में तय की दूरी पहले निकालेंगे। फॉर्मूला होता है 9वें सेकंड में तय की दूरी, सूत्र याद करें, एन बराबर होता है u प्लस 1/2 a इंटू 2t माइनस 1। 9वें सेकंड में तय की दूरी बराबर होता है u प्लस 1/2 a 2t माइनस 1। तो देखिए हम निकालेंगे 7वें सेकंड में तय की दूरी, तो दूरी क्या है 20 हो गया, और u प्लस 1/2 a त्वरण हो गया 2t, t का मान क्या दिया 7 दिया है, 2 इंटू 7 माइनस 1 हो जाएगा। फिर से यहाँ इसी को बैठाएंगे, u का मान नहीं दिया है तो, और एसन का मान दिया है क्या 20 दिया है, 20 बराबर u प्लस 1/2 a और 2t, 2 इंटू 7 हो जाएगा माइनस 1। तो लिखे 2 इंटू 7 माइनस 1। तो देखिए क्या हो गया, u अपने स्थान पर यहाँ कर दीजिए u प्लस 1/2 a और 7 दूने 14 में से घटेगा क्या हो गया 13 और बराबर क्या हो गया 20 हो गया। दो लघुत्तम लेंगे तो 2u प्लस क्या हो जाएगा 13 बराबर 20 दूना 40। तो 2u प्लस 13 a इक्वल टू क्या हो गया 40 आ गया है। ठीक है, थोड़ा आप कैलकुलेट कर लीजिए। फिर निकालेंगे दूसरी से 9वें सेकंड में तय की दूरी 24 दिया है, तो क्या हो जाएगा u प्लस 1/2 a 2t माइनस 1। तो u प्लस 1/2 a 2 t का मान क्या 9 हो गया माइनस 1, 9 18 में से गया 17 हो जाएगा। दो लघुत्तम ले लीजिए तो 2u प्लस 17a बराबर 24 दूना 48। ये समीकरण 1 हो गया और यह समीकरण आपको 2 हो गया। अब दोनों समीकरण को आप हल कर लीजिए, लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, हमने डायरेक्टली लिख दिया है, आप खुद से हल कर लेंगे। एंड 2u प्लस 13 कैसे हल करेंगे आपको थोड़ा सा बता देते हैं। 2u प्लस क्या दिया है 13a बराबर 40 दिया है, एगो दूसरा समीकरण दिया है 2u प्लस 17a बराबर दिया गया कितना 48। हम दोनों को घटा लेंगे। ठीक है, तो 2u से 2u कट जाएगा तो कितना बचेगा 4a बराबर 8, इसलिए का मान 4 दूना क्या हो गया 2 आ गया। अब a के मान को समीकरण 1 में रखेंगे तो आपको u का मान प्रारंभिक वेग निकल जाएगा। तो देखिए मैंने डायरेक्ट हल कर दिया, लिखा है समीकरण 1 और 2 को हल करने पर a का मान 2 और u का मान आएगा 7। और पूछता है 15वें सेकंड में तय की दूरी, तो एन का मान बताए थे u प्लस 1/2 a 2t माइनस 1। तो u का मान क्या है देखिए यहाँ 7 आया है, तो 7 प्लस 1/2 a का मान 2 निकला है, देख लीजिए 2 प्लस 15 गुना 2 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा 2 से 2 कट जाएगा, तो 15 30 में 1 गया 29, तो 7 प्लस 29 कितना हो गया 36 मीटर। यानी 15वें सेकंड तक की दूरी होगी आपका 36 मीटर। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ध्यान से देखिए समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर कहीं कन्फ्यूजन हो तो कमेंट में हमसे पूछ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, क्या कोई वस्तु जिसका वेग शून्य हो त्वरित हो सकती है? कहता है वेग शून्य है, क्या वो त्वरित हो सकती है? तो कहा जाएगा हाँ बिल्कुल हो सकती है। कहा जब कोई वस्तु अपनी गति की दिशा को उत्क्रमित करती है, रिवर्स करती है, तो क्षण भर के लिए उसका वेग शून्य हो जाता है। जैसे कोई गेंद ऊपर की ओर फेंकते हैं तो जब महत्तम ऊंचाई पर पहुंचता है तो वो क्या होता है पुनः रिटर्न आता है। तो जिस समय महत्तम ऊंचाई पर पहुंचता है और रिटर्न होना होता है उस समय कुछ क्षण के लिए उसका वेग क्या होता है शून्य हो जाता है, अपितु उस पर अभी भी a परिणाम का त्वरण कार्य करता है। ठीक है, यानी भले ही वेग शून्य हो जाता है लेकिन त्वरण वहाँ कार्य करता है। ठीक है, कब? जब रिवर्स करता है तब। अगला क्वेश्चन है, एक चलती हुई मोटर गाड़ी को ब्रेक लगाकर कुछ दूरी पर रोक लिया जाता है, इसके लिए गति का समीकरण लिखिए। क्वेश्चन फिर से देखिए, एक चलती हुई मोटर गाड़ी को ब्रेक लगाकर कुछ दूरी पर रोक लिया जाता है, इसके लिए गति का समीकरण लिखिए। तो ब्रेक लगाकर रोक लिया गया तो इसके लिए गति का समीकरण हो जाएगा u स्क्वायर बराबर 2ax। आप याद कर लेंगे u स्क्वायर बराबर 2ax, जहाँ a त्वरण अर्थात मंदन है, x दूरी है और u प्रारंभिक वेग है। ठीक है, अगला है, आपेक्षिक वेग से क्या तात्पर्य है? आपेक्षिक वेग से आप क्या समझते हैं? तो कहा जाएगा कि जब दो वस्तुएं किसी वेग से गतिमान होती है तो प्रति सेकंड उनके बीच के विस्थापन में होने वाले परिवर्तन को आपेक्षिक वेग कहा जाता है। एंड जब दो वस्तुएं गतिमान हो तो उनमें से किसी एक का दूसरे की अपेक्षा जो वेग होता है उसे भी आपेक्षिक वेग कहा जाता है। इस तरह की परिभाषा दे सकते हैं या आप इस तरह से परिभाषा दे सकते हैं। ठीक है।
चलिए, तो आज के लिए इतना ही। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। ओके, थैंक यू।